21 से संबंधित है। कोरोना काल के कारण व्यूअर्स पोर्टल पर प्रश्न बैंक को अपलोड किया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं बेटा कक्षा 11वीं भौतिक प्रश्न बैंक जो कि सॉल्व किया हूँ मैंने। इसका ऑब्जेक्टिव है और 2021-22 से रिलेटेड ब्लूप्रिंट भी इसमें लगा दिया गया है, जिससे कि जो आप देखोगे 2021-22 का ब्लूप्रिंट है। इसमें बेटा 70 नंबर का पूर्णांक है। इसमें आप देखोगे बेटा 28 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ठीक है, इसमें लघुत्तरी प्रश्न लगभग है, आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट। जैसे इसमें आप बात करेंगे 1 अंक वाले 28 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक वाले 16 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब 8 प्रश्न हमको करना होगा। इसके बाद में आप देखेंगे 3 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 4 अंक वाले क्वेश्चन और 5 अंक वाले क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। चलिए आप ब्लूप्रिंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है। चलिए पहला प्रश्न हमारे पास में आता है। पहली इकाई है भौतिक जगत, मात्रक एवं मापन। तो इसमें पहला प्रश्न हमारे पास में आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारे पास में है कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है बेटा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर सी वाला होगा। आप सी वाले पर टिक कर सकते हो। सी वाले पर कौन सा आएगा इसका राइट आंसर, सी वाला होगा। चलिए आगे देखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है कि एक AMU बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम बात करते हैं। तो इसका कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिए बेटा। इसका कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन आएगा। तीसरे नंबर पे लिखा बेटा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। तो क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है बेटा 10 की घात क्या हो जाएगा -10 मीटर को दर्शाता है, जो कि पहला नंबर के ऑप्शन पे आ रहा है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है कि निम्न में सार्थक अंक कौन कौन से आपको बताइएगा। तो सार्थक अंक काउंट करने मैंने आपको बताया था, तो आप काउंट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी आएगा बेटा। ठीक, 443। प्रश्न क्रमांक 5वां विमी रूप का से सही संबंध बताता है। तो बेटा ये विमी रूप का सही संबंध बताता है, तो इसका डी आंसर है आपका। कौन सा आएगा, डी आंसर राइट होगा। प्रश्न क्रमांक 6% त्रुटि निकालने के लिए बात की जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास में हो सकता है, क्या है बेटा फार्मूला हमारे पास, फार्मूले के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। जहाँ पर पी दाब को दर्शाता है, ABC क्या है, ये क्रमशः हमारे पास में परसेंटेज दिया है, 1%, 2%, 4% त्रुटि को दर्शा रहा है। पी में त्रुटि आपको निकालनी है, तो इसके लिए फार्मूला होता है बेटा del P/P बराबर हो जाएगा। अब पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 del A/A प्लस फिर B है तो del B/B प्लस del C/C क्या जाएगा, del C/C। तो यहाँ पर मान रख देंगे बेटा आप, जिससे del P का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू del A/del D का मान कितना है 1 प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू 4। तो टोटल इसको सॉल्व करेंगे कितना परसेंटेज आएगा, 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हो। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या जाएगा बेटा, सी नंबर पे इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, सी नंबर का, सॉरी डी नंबर का। प्रश्न क्रमांक 6 का क्या जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 2 की हम बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 जो बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होता है, 10⁻6। तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा, 10⁻6 -6। ठीक, अगला प्रश्न आ रहा है कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर की यह दूरी तय करेगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में बात करें 18 लिखा है, इसमें हमें 5/18 से इंटू करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या आएगा बेटा, 5 मीटर चलेगी, क्या जाएगा 5 मीटर चलेगी। प्रश्न क्रमांक 3 आ रहा है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 को यदि हम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना चाहें, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 10⁻7। कितना आएगा इसका, 10⁻7। तीसरे का जाएगा 10⁻7। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम सिर्फ आंसर आपको बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आएगा ग्रह तारों आदि की दूरियों को नापा जाता है, कॉपरनिकस है ना,
विधि द्वारा नापा जाता है। अगला आता है वह दूरी जिस पर पृथ्वी की चाल की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड को आंतरित करती है, तो इसे हम कहते हैं पार्सेक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पार्सेक कहते हैं। चलिए इस यूनिट से बेटा हमारे पास हम देखेंगे बेटा 2 अंक वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पुराना ब्लूप्रिंट है, तो आपको देखना 1 अंक वाले 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 अंक वाले 1 क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट हमारे पास जो सेकंड आती है, ये सेकंड यूनिट जो है इसे कुछ हटा दिया गया, समतल में गति हमारे इस बार रखा गया है। तो इसमें हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या आएगा। प्रश्न क्रमांक पहला का हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई की स्थिति पर इसका त्वरण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा बोल रहा है एक वस्तु का स्थिति समीकरण निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है, तो 3 सेकंड में इसका त्वरण क्या हो जाएगा? बेटा इसका अवकलन करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? अवकलन। तो जैसे इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे और हम सॉल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा? सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। कौन सा आएगा? सी। प्रश्न क्रमांक तीसरा बोल रहा है मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय का सही संबंध हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा है निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह कौन सा होता है? तो सबको पता है बेटा, दाब अदिश होता है, वेग और बल सदिश होता है। इसी प्रकार हम नीचे देखेंगे प्रश्न क्रमांक बी, तो प्रश्न क्रमांक बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा? प्रश्न क्रमांक बी जो है हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या जाएगा? त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग, चौथे का बी। ठीक। प्रश्न क्रमांक 5वां बोल रहा है कि यदि किन्हीं 2 सदिशों के परिणामों का परिणाम दोनों के योग के बराबर होता है, तो निम्न से कौन सा कथन सही आएगा? तो बेटा दोनों सदिश समांतर होंगे, पहला। दूसरा बोल रहा है कि दोनों सदिश लंबवत होंगे, और तीसरा बोल रहा है कि दोनों के मध्य 180 कलांतर होगा, या टी बोल रहा है दोनों के मध्य 360 का कलांतर होगा। तो इसका राइट आंसर बी वाला होगा, मतलब दोनों सदिश परस्पर कैसे होंगे? लंबवत होंगे। ठीक। प्रश्न क्रमांक 6वां, किन्हीं 2 सदिश ए व वी के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, उपरोक्त में से कोई नहीं, लास्ट वाला इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 7 का बी, 7 का क्या आएगा? बी आएगा। प्रश्न क्रमांक 8, अधिकतम दूरी प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? आपको पहले या वीडियो मैंने बता चुका हूँ, इसका कितना आएगा? 45 होगा। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा? तो इसका जाएगा 40 और 45 डिग्री। कैसा आएगा बेटा? समान आएगा। तो बेटा देखिए इस यूनिट से हमारे पास में 1 अंक वाला एक क्वेश्चन आना था, 2 अंक वाले 1 क्वेश्चन आएगा और 5 अंक वाला 1 क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको 2 अंक और 5 अंक वाले जो क्वेश्चन है उससे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए हम अगली यूनिट पे आते हैं। ये इसी चैप्टर का है, इसी चैप्टर का भाग है, अध्याय 5। ठीक। ये समतल में गति को दर्शाता है। तो चलिए इसमें हम आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो समतल सड़क पर किसी कार का कोण एक समान बनाए रखने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा भैया? तो इसका नेट बल 0 होना चाहिए। क्या आएगा? इसका नेट बल 0 होना चाहिए, मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड नंबर वाला, बी वाला इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है मशीनों आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। सीधी सी बात है कि इसके कल उपयोग में मशीन के कलपुर्जे घिसते नहीं हैं, तो इसका भी बी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक। प्रश्न क्रमांक तीसरा बोल रहा है कि 1 किलोग्राम के पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे से बांधकर क्षैतिज तल से 1 मीटर प्रति सेकंड के को रेखीय वेग से वृत्तीय मार्ग में घुमाया जाता है, तो धागे पर तनाव कितना होगा? तो इसका आंसर लगाइए 1 न्यूटन। अगला प्रश्न आता है बाहरी बल की अनुपस्थिति में निकाय का संवेग कैसा होता है? नियत होता है। ठीक। क्या आएगा बेटा इसमें? प्रश्न क्रमांक चौथा देखेंगे, एक समान चाल से वृत्तीय गति करती हुई किसी पिंड की गति कैसी होगी? एक समान त्वरित गति होती है। तो पहले का क्या आएगा? चौथे का ए आएगा। 5वें का भी क्या आएगा बेटा? ए ही आएगा। अगला आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि किसी निकाय पर वह बल आरोपित नहीं किया जाता है तो उसका संवेग क्या होगा? नियत होता है। कैसा होता है बेटा? नियत होता है। ठीक है, खालिस्तान में नियत आएगा। अगला प्रश्न हमारे पास इम्पोर्टेंट आप देखेंगे, चरम स्थिति घर्षण का मान
गति घर्षण से कैसा होता है, सदैव कम होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कम। दूसरे नंबर पे खालिस्तान में क्या लिखोगे, कम होता है। चलिए अगला हम बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में कौन सा आएगा, तीसरा। वृत्ति गति के लिए खालिस्तान बल की आवश्यकता होती है। आप सभी लोग जानते हैं वृत्ति गति के लिए आपको अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। कौन से, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए कौन से अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न आता है। चौथा प्रश्न है कि समतल सड़क पर कार की वृत्ति गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल खालिस्तान द्वारा प्राप्त होता है। ये घर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है बेटा, घर्षण बल के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 5 बोलता है कि घर्षण बल संपर्क सतह के बीच अनुदिश कार्य करता है। तो लंबवत और अनुदिश में कौन सा राइट आंसर होगा, अनुदिश। ठीक, इससे भी मैंने आपको पहले जो बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो ये सब उसी संपर्क में, उसी से संबंधित क्वेश्चन है बेटा। 5 अंक वाले क्वेश्चन, 3 अंक वाले क्वेश्चन, 2 अंक वाले क्वेश्चन, सब इसी से मिलकर बनेंगे। चलिए अब हमारे पास में अगली यूनिट आती है बेटा यूनिट 4, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इससे बेटा हमारे पास में आ रहा है 1 अंक वाले 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 अंक वाले 1 और 3 अंक वाले 1 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए उसकी भी तैयारी करना है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा का प्रमेय हमने पढ़ा है, तो इसका क्या जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, गतिज ऊर्जा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा बोलता है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। तीसरे का क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। चौथा नंबर बोलता है कि अप्रत्यासंगत में गतिज ऊर्जा खालिस्तान होती है। तो बेटा देखो, अप्रत्यासंगत की बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यासंगत में क्या होता है बेटा, गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग संरक्षण दोनों संरक्षित होते हैं। संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संवेग संरक्षित होता है। लेकिन अप्रत्याश संगत में क्या होता है बेटा, रेखीय संवेग तो संरक्षित होता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। तो इस खालिस्तान में आपको लिखना है संरक्षित नहीं होती है। कार्य का SI मात्रक आपको पता है जूल होगा। प्रश्न क्रमांक 6वां है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आ जाएगा बेटा, शक्ति का SI मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति खालिस्तान होगी। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, शक्ति बराबर कितना होता है, पावर बराबर होता है W/T। तो यहाँ आप देखिए W का मान कितना बेटा 100 और समय कितना बेटा 10 से 0 कैंसिल। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 10। तो क्या आएगा बेटा इसका 10 वाट। अगला प्रश्न 9वां आता है। प्रश्न क्रमांक 9वां हमारे पास में है बेटा, असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो इसमें आएगा मार्ग पर निर्भर करता है। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग्स के स्प्रिंग नियतांक से खालिस्तान होता है। तो बेटा देखो, दृढ़ स्प्रिंग का अधिक होगा, मृदु का कम होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, इसमें अधिक आएगा। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है बेटा, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला बोल रहा है, यदि F बराबर हमको दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k तथा विस्थापन D बराबर दिया 5i प्लस 4j माइनस 3k। तो बेटा इसको मैंने सॉल्व करते हुए समय आपको समझाया था। आपको पता होना चाहिए दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे अदिश गुणन होगा, कौन सा गुणन होगा, अदिश गुणन होगा। तो यहाँ 3 का 5 के साथ इंटू हम करेंगे तो कितना जाएगा 15। ठीक, इसके बाद में 4 का फिर इसके साथ करेंगे तो कितना आ गया बेटा 16 आ जाएगा। और आप देखेंगे बेटा हमारे पास में 5 का 3 के साथ इंटू करेंगे तो प्लस माइनस 15 आ जाएगा। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा 16 यूनिट, मतलब सेकंड नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है।
तो ऊर्जा का मात्रक बात करेंगे बेटा, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, अर्ग ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, कब बढ़ेगी भैया, कब बढ़ेगी, प्रश्न मतलब तीसरे का सी आंसर हमारे पास में है, निकाय द्वारा संरक्षित बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा, तो इसका कौन सा आएगा, सी नंबर का राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 फिर से आ जाता है, अप्रत्यय संकट में संरक्षित रहता है, तो हमने कहा था संवेग सुरक्षित होता है लेकिन गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जब कोई संरक्षित बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, घटती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 6 मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सी वाला होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला होगा मेरे अनुसार। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसका जो भी होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कौन सा होगा, सी आएगा। चलिए अगला इस पर तो मैंने आपको बता दिया कि 2 अंक वाले क्वेश्चन आ रहे, तो आप 2 अंक वाले प्रश्नों की तैयारी करेंगे, और 3 अंक वाला एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको 3 अंक वाले प्रश्नों की तैयारी आपको करना है। तो चलिए हम अगली यूनिट की ओर चलते हैं। यूनिट 5 हमारे पास में आती है। इस यूनिट 5 से हम देखेंगे बेटा, 1 अंक वाले 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 अंक वाले एक क्वेश्चन आएंगे, और 3 अंक वाले भी कितने आएंगे, एक क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए ये यूनिट 5 है, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति से संबंधित है। तो हम इस प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास में आता है कि कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, स्टॉप करके लिख सकते हैं घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारे पास दिया वेक्टर ए इंटू ए है, तो इसका राइट आंसर क्या, देखो बेटा ये केप नहीं बोल रहा है, सदिश बोल रहा है, वेक्टर ए सदिश इंटू वेक्टर ए सदिश बोल रहा है। तो इसका 2 तरीके से आंसर हो सकता है, एक हमारे पास में आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, और दूसरा हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप इसमें आंसर लगाएंगे कौन सा वाला हमारे पास हो जाएगा, ए 0 वाला, इसको लगा सकते हैं आप ना। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में था, ऐसा पिंड जिनके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती है, तो उस पिंड को हम खालिस्तान पिंड कहते हैं या खालिस्तान कहते हैं। तो इनको बेटा दृढ़ पिंड कहते हैं। कौन सा पिंड कहते हैं, दृढ़ पिंड की बात की जाती है। मैंने आपको बताया था कि इन पर बल लगाते हैं तो उनके अणुओं के बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसे हम दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बोलता है बेटा कि सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन खालिस्तान है, बिल्कुल नहीं करता है। खालिस्तान मतलब नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, इसमें क्या लिखा, नहीं करता है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5, घूर्णन गति एवं स्थानांतरित गति के संयोजन को वृत्तीय गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं बेटा, वृत्तीय गति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 बोलता है किसी पिंड का वह बिंदु जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो खालिस्तान कहलाता है। तो बेटा इसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्या बोलते हैं इसको हम, द्रव्यमान केंद्र। ठीक, प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं, सही विकल्प की हम बात करते हैं। सही विकल्प में हम देखेंगे जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या आएगा, इसका ए वाला आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। प्रश्न दूसरा, किसी बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा बेटा, एक बल इंटू आघूर्ण से लंबवत दूरी को बताता है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी को बताता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला आएगा। अगला प्रश्न है कोणीय संवेग का एसआई मात्रक। तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है जूल सेकंड, तो पहला वाला हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है एक द्रव पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या है। तो इसकी दोनों शर्तें होना चाहिए, नेट बाहरी बल 0 होना चाहिए, नेट बल आघूर्ण भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर है। चलिए आगे फिर इसमें हम देखें 2 अंक वाले एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसकी तैयारी कर लीजिए आप। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को लिखिए, 2 सदिशों का सदिश गुणन से क्या तात्पर्य है, घूर्णन गति किसे कहते हैं, है ना, ये सब उसी से रिलेटेड आता है। तो चलिए भाई अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न अगली यूनिट हमारे पास में 6 आ रही है, गुरुत्वाकर्षण। इसके ऑब्जेक्टिव पे हम फोकस करते हैं। तो इसमें हम पहला ब्लूप्रिंट आपको बताना चाहेंगे। इससे 1 अंक वाले 3 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 2 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा, और इस यूनिट से 5 अंक वाले क्वेश्चन आने वाले, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दिए हैं।
तो चलिए बेटा हम एक अंक वाले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। पहला आता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक क्या होगा भाई? इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। अगला आता है पृथ्वी सतह से समीप पलायन चाल कितनी होती है? तो वो याद रहेगी बेटा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, क्या जाएगा? प्रति सेकेंड। ठीक, अगला प्रश्न की हम बात करते हैं बेटा तीसरा। एक समान घनत्व के खोखले गोले के कारण उसके अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बेटा इसमें होता है 0 होता है। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 आएगा। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। इसमें आपको लिखना है 24। क्या आएगा बेटा अपना इसका? 24। ठीक, 24 आवर्स। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर लगाया जाता है। अगला आता है ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर लगभग 500 से 800 किलोमीटर होता है। तो आप 500 किलोमीटर लगा सकते हैं। इनका आवर्तकाल 2 घंटे होते हैं। अगला प्रश्न आता है खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाहर स्थित दूसरे पिंड के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, लेकिन तीव्रता की बात करते हैं तो बिल्कुल तीव्रता नहीं लगती है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू। प्रश्न 1-2 का पहला है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो भाई यहाँ पर हमारे मान से राइट आंसर तो इसमें दिया नहीं, सी वाले में मिस्टेक लग रही है। पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो सी वाला यहाँ पे जो लिखा है न्यूटन इंटू किलोग्राम जो लिखा है तो वो होना था यहाँ पर न्यूटन प्रति किलोग्राम। क्या होना था इसमें? न्यूटन प्रति किलोग्राम होना था। प्रश्न क्रमांक दूसरा बोला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तो जब हमने शून्य वाला वीडियो आपको पढ़ाए थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि अनंत पर, कहाँ पर? अनंत पर इसका मान कितना होता है? 0 होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है। तो पलायन चाल निर्भर करती है तो बेटा देखो पलायन चाल जो होती है इसका डी नंबर का ऑप्शन सही आएगा कि प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर। तो भैया आपको पता होना चाहिए स्टेप जो हमने बताया था आपको इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GR। क्या होता है बेटा? इसका वेलोसिटी को जो होता है पलायन वेग 2GR होता था। ठीक, जो कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। अगला प्रश्न आता है बेटा यदि कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अतिदीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी? तो इसका आएगा कोणीय संवेग। क्या आएगा बेटा इसका? कोणीय संवेग। डी नंबर का इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए बेटा इसके भी प्रश्न आप देख लीजिए। 2 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। अगली यूनिट हमारे पास में 5 है। अगली यूनिट 5 से देखेंगे बेटा हमारे पास में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा 5 तो हुई है, अगली यूनिट आएगी। प्रश्न हमारे पास में ये बोल रहा है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को खालिस्तान कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल को खालिस्तान कहते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था इसका आंसर क्या जाएगा? प्रतिबल। क्या आएगा बेटा पहले वाले इसमें? प्रतिबल। ठीक, दूसरा आता है यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास होते हैं तो द्रव को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आएगा बेटा भंगुर पदार्थ। कौन सा पदार्थ? भंगुर पदार्थ। ठीक, भंगुर पदार्थ कहते हैं। हाइड्रोलिक मशीन किस पर निर्भर करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मैंने आपको पढ़ाया था पास्कल। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ये? पास्कल। अब प्रश्न क्रमांक 4 हमारे पास में आता है कि चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक बल को मैग्नस कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? मैग्नस प्रभाव कहते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। ठीक,
पानी और कांच के लिए संपर्क कोण का मान कितना होता है? न्यून कोण होता है। संपर्क कोण कितना होता है बेटा? न्यून कोण होता है। प्रश्न क्रमांक 6 बोलता है श्यान बल F का मान होता है। तो F बराबर आपको पता होना चाहिए क्या आएगा? माइनस ईटा ए क्षेत्रफल को दर्शाता है dv अपॉन dx। F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv अपॉन dx, ये श्यान बल को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है बेटा, अगला प्रश्न बोलता है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या होती है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए ताप बढ़ाने पर, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, दोनों पेपर में आता है, 7 और 8 पर ध्यान से देखोगे। एक में गैसों की बात की गई है, एक में द्रवों की बात की गई है। तो यहाँ गैसों की श्यानता बढ़ेगी। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या आएगा बेटा? बढ़ेगी, मतलब बढ़ती है, ठीक। लेकिन हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे द्रवों के लिए, इसका आंसर कितना आएगा? घटती है। तो बिल्कुल इसको अच्छे से नोट करेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है 90 नंबर, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को, देखो अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की बात की गई, तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा कहते हैं इसको? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हम अगली यूनिट में आपको पढ़ाएंगे। अगला आता है बेटा 10वां नंबर का है कि ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक की यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक? तो इसका हम मात्रक लिख सकते हैं किलो कैलोरी। क्या आएगा बेटा? किलो कैलोरी मीटर की पावर -1, डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। ध्यान से देखेंगे, किलो कैलोरी की पावर -1, सॉरी किलो कैलोरी मीटर की पावर -1, डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1 और 1 सेकंड की पावर -1, ये इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न 11वां हमारे पास में, वे पदार्थ जिन्हें तनिक करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती, मतलब थोड़ा सा टच करके उसमें ज़्यादा विकृति उत्पन्न कर दे, तो वो क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्थापक। क्या बोलते हैं बेटा? इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रत्यास्थालक पदार्थ, थालक, ठीक। प्रत्यास्थालक पदार्थ कहा जाता है। ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। अगला प्रश्न आ रहा है बेटा अपने पास में, दूसरे का पहला है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। तो यहाँ तांबा, इस्पात, रबर, प्लास्टिक की बात की जा रही है, तो हमारा राइट आंसर बी वाला होगा, इस्पात। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा बेटा पॉइस। क्या जाएगा इसका? पॉइस हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है कि दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, तो कौन से बुलबुला जो है पूर्ण गोल होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा, कौन सा बुलबुला जो पूर्ण गोल होगा, तो वो होगा बड़ा गोला। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? जो बड़ा गोला है, ठीक। तो बड़ा गोला हमारे पास में इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? चलिए इसके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ हूँ। हम अगली यूनिट की ओर चलते हैं। तो अगली यूनिट हमारे पास में 8 यूनिट है, ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी में यहाँ बात करते हैं, इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 5 अंक वाले 5 क्वेश्चन, मतलब 1 अंक वाले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 अंक वाले 1 क्वेश्चन, और इस यूनिट से 4 अंक वाला 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऊष्मामिति जो कि हम आपको पढ़ाएंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है, पहले तो हम उसको देख लेते हैं, बाकी होमवर्क रहेंगे आप लोगों के लिए। पहला आता है, रुद्धोष्म प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा खालिस्तान रहती है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी भैया? घटेगी। तो पहले इसमें जो ऑप्शन में क्या लिखना आपको? घटती है। क्या करती है? घटती है। दूसरे में लिखा है कि निम्न ताप पर दाब और आयतन वक्र को खालिस्तान वक्र कहते हैं, तो ये होता है समतापीय। कौन सा वक्र होता है ये? समतापीय वक्र होता है। और विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक होगा जूल प्रति केल्विन। क्या आएगा? जूल प्रति केल्विन आ जाएगा बेटा इसका। अगला आता है बेटा हमारे पास में कि मेयर का जो समीकरण होता है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, CP - CV = R।
Cp माइनस Cv बराबर क्या आएगा बेटा R। अगला प्रश्न हमारे पास में जो आता है बेटा प्रश्न क्रमांक 2 है, और प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल परिभाषा देना आपको। ऊष्मा मिति क्या है, 1 वर्ड सेंटेंस है, शून्य नियम लिखना है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, कैलोरी, मोल इनवर्स और के इनवर्स, राइट। या फिर हम इसको दूसरा इसका हो जाएगा जूल, किलोग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अगला आता है बेटा ऊष्मा गति की अवस्था चरों में संबंध बताने वाले समीकरण को लिखे, तो ये हो जाएगा PV बराबर एन आर टी। PV बराबर क्या जाएगा एन आर टी। अब आता है बेटा प्रश्न क्रमांक 3 है, चक्रीय प्रक्रम में खालिस्तान, मतलब ये विकल्प है हमारे पास में दिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा, अवस्था में कोई कार्य बराबर होगा, ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर ए वाला होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर ए वाला होगा कि चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है। अब हमारे पास में अगला जो संबंध की बात की जा रही है यहाँ पे, ये जो संबंध आपको दिखाया जा रहा है, ये संबंध आपको बता रहा है कि PV ग्यामा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्यामा एक नियतांक होता है, ठीक है। ग्यामा का साइन बेटा ये स्मॉल आर जिससे जो दिख रहा है ग्यामा का साइन है, तो ये जो किसके बराबर होता है, Cp/Cv के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास है, निम्न में से किस पदार्थ की ऊष्माधारिता अधिक होती है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो अब मुझे बताइएगा कि किसकी अधिक होती है। हाँ, मैं आपको विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसकी होती है, जल की होती है बेटा, जो देरी से गर्म होता है और देरी से क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों की होमवर्क है, आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में आता है बेटा यूनिट 9 जो कि लास्ट है। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए शॉर्ट में इसको निपटा रहे हैं। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकंड से याद रखना कितना आएगा, 2 सेकंड आएगा। अगला प्रश्न आता है, किसी तरंग का आयाम समय पर निर्भर नहीं करता है। तरंग का आयाम समय पर निर्भर नहीं करेगा। तीसरा है, सरल आवर्त गति में त्वरण जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा बोल रहा है कि वह बल के अधीन दोलन को खालिस्तान दोलन कहते हैं, तो अधीन बोल रहे हैं इसलिए प्रणोदित दोलन आएगा। आपतित और परावर्तित तरंगों के बीच का जो कलांतर होगा 180 डिग्री का होगा। सही विकल्प की बात करते हैं तो पहला लिखा प्रगामी तरंगों की चाल होती, तो पहला आएगा इसका राइट आंसर लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू। क्या आएगा बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, एच न्यू आएगा ये, ठीक। तो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू न्यू है बेटा ये एच न्यू, ठीक। किसी दूरी में तनाव बढ़ाने पर तरंग की चाल क्या होती है, बढ़ती है। फिर है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठोस, द्रव, गैस और समान, तो पहला इसका ठोस में सबसे ज़्यादा अधिक होगी। निम्नलिखित में सरल आवर्त गति नहीं है, तो सरल लोलक की गति है, वृत्ति गति है, स्प्रिंग में कोई द्रव जोड़ने पे ये भी है, तो कौन सा नहीं है, तो डी वाला इसका नहीं आएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा फलंग नहीं दर्शाता है, तो डी नंबर वाला नहीं दर्शाएगा, बाकी सब दर्शा सकता है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए इस यूनिट से 2 अंक वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, 1, और 3 अंक वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, 1, जो कि आपको दिखाया गया है, ठीक बेटा। ये हमारा प्रश्न बैंक है जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्नों को तैयार करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।